नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों और दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं राजश्री आज बेहद ख़ास दिन पर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा से विदाई ले रहे हैं। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति की यूं आधिकारिक तारीख तो 13 मार्च थी, लेकिन कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जस्टिस इंदु मल्होत्रा को एक वर्चुअल विदाई देने की व्यवस्था की है। यूं परंपरा के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश अपने कार्यकाल के अंतिम दिन प्रधान न्यायाधीश के साथ न्यायालय में बैठते हैं। किसी भी न्यायाधीश के लिए वो दिन खास होता है, लेकिन न्यायमूर्ति मल्होत्रा के साथ वो दिन बेहद भावभीना हुआ। विदाई के पल यूं तो हमेशा ही भावभीने होते हैं, लेकिन लंबी सेवा के बाद जब विदाई हो तो किसी का भी भावुक होना लाजमी है। न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा भी अपने कामकाज के अंतिम दिन बहुत भावुक हो गई थी, ये हम सब ने देखा है। और इस अवसर पर सीजेआई बोबडे ने कहा कि वो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा से बेहतर अन्य न्यायाधीश को नहीं जानते। ये बात इस बात की सबूत है कि जस्टिस मल्होत्रा का कार्यकाल किस तरह का रहा। सीजेआई बोबडे ने यह भी स्पष्ट किया कि जस्टिस मल्होत्रा के न्यायिक कौशल के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके फैसले महज फैसले नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और दृढ़ता से भरे हुए फैसले रहे हैं। जस्टिस मल्होत्रा को मिस करने वाले मैं कहूँ या उनकी विदाई पर उन्हें याद करने वाले महज सीजेआई ही नहीं थे, बल्कि शायद ही न्यायिक सेवा से, न्यायिक व्यवस्था से या अदालत की दुनिया से, चाहे वो वकील हों या फिर जजेज हों या अधिकारी हों, शायद ही कोई ऐसा होगा जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को विदाई देते समय भावुक न हुआ हो। यूँ एक मशहूर शेर है कि वो देखो रोशन हुआ जाता है रास्ता कि एक औरत आ रही है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा का न्यायिक व्यवस्था से जुड़ाव कुछ ऐसा ही रहा। जैसे ही जस्टिस मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट आई, भारत के 70 साल के इतिहास में ये एक बेहद ऐतिहासिक कदम रहा, ऐतिहासिक मोड़ रहा। उनके आते ही न्यायपालिका के रास्ते जैसे जगमगा उठे। जस्टिस मल्होत्रा अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील हैं। आप सभी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सातवीं, जितना हम जानते हैं उसमें अगर जस्टिस मल्होत्रा को देखें तो वो 7वीं महिला न्यायाधीश बनी। जस्टिस मल्होत्रा को एक संवेदनशील जज के रूप में तो याद किया ही जाएगा, इसके पहले वो वकील के तौर पर भी इतनी सफल रहीं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी राह पर न चलना चाहता हो। वैसे एक ऐसा जज जो हमेशा कानूनी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करती आईं, अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी बात कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ऐसे ही ऐतिहासिक फैसलों के लिए जानी जाएंगी। जस्टिस मल्होत्रा सबरीमाला मंदिर की दशकों पुरानी प्रथा पर सुनवाई करते हुए जिस बेंच की वो सदस्य रहीं, उस पर उन्होंने जिस तरह से अपने विचार को स्पष्ट तौर पर रखा, बहुत गंभीरता से रखा। मसला मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोका था, और जिस तरह से जस्टिस मल्होत्रा ने अपने फैसले को लिखा वो आज तक हम सबको याद है। यूँ इस प्रथा को बदल डालने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ में शामिल आप एकमात्र महिला जज थीं। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं कि आखिर वो क्या कहेंगी। अपने आस्था से जुड़े मामलों में अदालती हस्तक्षेप के खिलाफ चेताते हुए न्यायाधीशों की बहुमत की राय से अलग जब जस्टिस मल्होत्रा ने अपना निर्णय सुनाया, तो शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके दिल में जस्टिस मल्होत्रा के लिए फ़ख्र की भावना ना आ गई हो। और महिला ही क्यों, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो हम जस्टिस मल्होत्रा की ताकत का लोहा न मान लिया हो। जस्टिस मल्होत्रा ने स्पष्ट किया था कि धार्मिक परंपराओं में कोर्ट का हस्तक्षेप अनुचित है। जस्टिस मल्होत्रा ने धारा 377 संबंधी फैसले में अपनी अलग लेकिन एक समान राय देते हुए कहा कि इतिहास को एलजीटीबी समुदाय और उनके परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसे निपटाने में लगे लंबे वक्त के कारण उन्हें सदियों तक अपमान और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा।
जस्टिस मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के साथ शीर्ष अदालत में मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या भी 30 से घटकर 29 रह जाएगी। इसके साथ कोर्ट में 5 रिक्तियां और हो जाएंगी। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा वक्त से न्यायपालिका से जुड़ी जस्टिस इंदु मल्होत्रा मध्यस्थता कानून में विशेषज्ञ हैं। आपने विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मामलों में भी मध्यस्थता की है। दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थानीकरण की समीक्षा करने के लिए उन्हें कानून और न्याय मंत्रालय में उच्च स्तरीय समिति का सदस्य बनाया। इतना ही नहीं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा साल 2007 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील नामित किए जाने वाली दूसरी महिला थीं। यानी जस्टिस इंदु मल्होत्रा को यदि आप देख रहे हैं तो एक ही साथ इतिहास को देख रहे हैं, वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य में आने वाले इशारे को देख रहे हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा महज एक जस्टिस या वकील ही नहीं हैं, बल्कि आधी आबादी के लिए एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी पहचान है जिसको बहुत ही उम्मीद से हम सभी देखते आए हैं और आने वाले वक्त में जिनसे हम सभी प्रेरित होते रहेंगे। जस्टिस मल्होत्रा के बारे में एक विस्तृत आप देख सकते हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा एक ऐसा नाम जो न्यायपालिका के इतिहास में जगमगाता सितारा है। 14 मार्च 1956 को बेंगलुरु में जन्मी इंदु मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा की सबसे छोटी संतान है। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की। नई दिल्ली के कार्मल कॉन्वेंट से स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में BA ऑनर्स किया और बाद में वहीं से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के रूप में काम किया। 1979 से 1982 तक उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। साल 1982 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदु मल्होत्रा ने साल 1983 से लॉ प्रैक्टिस शुरू की। दिल्ली के बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद साल 1988 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पहला स्थान पाकर क्वालिफाई किया। 1991 से 1996 तक सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के लिए स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त रही। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनी। महिला सीनियर एडवोकेट बनने वाली वो दूसरी महिला रही। इंदु मल्होत्रा 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। वो पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज इंदु मल्होत्रा ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। पिता ओम प्रकाश मल्होत्रा भी सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर एडवोकेट थे। ओम प्रकाश मल्होत्रा एक विशिष्ट लेखक भी थे जिन्होंने औद्योगिक विवादों के कानून और लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन पर किताबें लिखी। इंदु मल्होत्रा ने भी किताबें लिखी। 3rd एडिशन ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन की वो लेखिका हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने मध्यस्थता के कानून में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केसों में हिस्सा लिया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा विशाखा कमेटी की सदस्य रही। ये कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के यौन शोषण से सुरक्षा पर दिशा निर्देश है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा का गुड स्मार्टियन लॉ के दिशा निर्देश बनाने में अहम योगदान रहा है। ये रोड दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने वालों की सुरक्षा से संबंधित है। सेबी, CSIR, ICAR और DDA जैसी संस्थाओं का ये प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज का पद हासिल करने वाली जस्टिस इंदु मल्होत्रा 7वीं महिला बनी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा के मामले में विशेष बात यह है कि वो देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने लंबे और शानदार करियर में जस्टिस मल्होत्रा ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जैसा कि आपने इस विस्तृत जीवन वृत्त में देखा, और इसी वजह से वो कानूनी बिरादरी की युवा पीढ़ी के लिए
हमेशा मिसाल बनी रहीं। और एक महिला के तौर पर तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि महिलाओं के लिए तो वो एक ऐसी नायिका हैं जिसकी ओर युगों युगों तक महिलाएं देखती रहेंगी और जिसकी राह पर चलने की कोशिश करती रहेंगी। और आज हम प्रतिष्ठित और माननीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जब विदाई दे रहे हैं तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप राय, PH पारिख, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जस्टिस RF नरीमन जज सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्वयं जस्टिस इंदु मल्होत्रा हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं प्रदीप राय जी को बुलाना चाहूँगी। और आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में आप न्यायिक पेशे से कई वर्षों से जुड़े हैं। आप कई अहम केसों की कानूनी कार्रवाई में वकालत कर चुके हैं और मैं अनुरोध करूँगी कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बारे में जिस तरह से बेंच सोचती आई है, उन्हें देखती आई है, क्योंकि बेंच से निकलकर ही बार से निकलकर ही बेंच तक पहुंची हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो बेंच ने जिस तरह से उनके बारे में सोचा है, समझा है, वो तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। बार ने किस तरह से जस्टिस इंदु मल्होत्रा को अपनी प्रेरणा के तौर पे देखा, वो जरूर बताएं। ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, मिस्टर प्रवीण पारिख, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार and undisputed leader of Indian Bar. He had been 6-time president of Supreme Court Bar Association and 10 times president of Supreme Court Advocate on Records Association. Mr. Soli Sorabji, former Attorney General for India and veteran of Confederation of Indian Bar. Mr. Tushar Mehta, Solicitor General of India and respected members of the different bar associations across the nation who are connected with us in large number through different social media channels and through live TV programs. We are here to bid farewell to Honorable Justice Indu Mallhotra, who has been an extraordinary jurist, AOR, senior advocate, then First Lady Judge to be directly appointed to Supreme Court of India. Sometimes we wish the retirement age of Honorable Judges should be 70 years. We feel it more when a judge like Justice Indu Mallhotra, who is icon of our bar, limits the office. On behalf of members of the Confederation and Executive Committee, let me express my gratitude and feelings that we are going to miss Honorable Justice Indu Mallhotra as a judge. But at the same time, we are happy to welcome her in successful years ahead in the other branches of law and justice. Honorable Justice Indu Mallhotra was faculty in University of Delhi in the Department of Political Science. Her ladyship's father, late Om Prakash Malhotra, was a senior advocate in Supreme Court and an author who brought out the treatise of law of industrial disputes. After earning a law degree in 1983, Justice Malhotra started her practice directly in the Supreme Court of India. She secured the first position in the AOR exam, for which she was awarded the Mukesh Goswami Memorial Prize. In 2007, the Supreme Court designated Justice Indu Mallhotra as senior advocate, making her the second nominee to be designated as senior advocate of Supreme Court after Justice Leela Seth. In addition to being a brilliant lawyer and a phenomenal judge, Justice Malhotra's numerous achievements, including authoring the edition of the Law and Practice of Arbitration and Conciliation. Throughout her tenure as a Supreme Court judge, Justice Malhotra had given exceptional judgments with her expertise and dedication, which has helped changing the public perception and outlook with advancing times. She has maintained a bold stand with her opinions while delivering judgments. She has never been one to be swayed by varying opinions. Justice Malhotra has made a mark as a judge who has been a stickler of principles of law and just not afraid to express her point of view. In September 2018, when the Supreme Court, by a 4-1 verdict, threw the Sabarimala temple open case for the women of all age, Justice Malhotra dissented with the other 4 male colleagues, with the observation that rationality cannot be used to judge faith, she said in her judgment. Justice Malhotra, however, was with her 4 male colleagues when the same unanimously struck down Section 497, that is the adultery case,
ruling it was unconstitutional since the very basis of criminalizing adultery was that woman was considered as a property of the husband and could not have relations outside of the marriage. She was a prominent voice throughout the hearing on decriminalization of Section 377 of Indian Penal Code, and in the concurring judgment, she noted that history owes an apology to the members of this community and their families for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries. The members of this community were compelled to live a life full of fear, reprisal, and persecution. All the members of the bar will miss Justice Indu Malhotra. The bar keeps on judging the judges throughout, and the final judgment of the bar comes after the retirement of a judge. In the case of Justice Indu Malhotra, we know the result. It's 100 out of 100. Finally, let me express my feelings, Madam Justice Indu Malhotra. We refuse to accept your retirement. We shall keep you busy in several upcoming years to come, and I am sure that much more is coming in the kitty of your achievements. जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने देखा कि प्रदीप राय जी ने ये स्पष्ट किया कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा केवल आम पीढ़ी के लिए या आम युवाओं के लिए ही प्रेरणादायक नहीं रही हैं, बल्कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो न्यायिक पेशा से जुड़ा हो और जस्टिस इंदु मल्होत्रा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत न रही हो। हमारे साथ हैं पीएच पारिक साहब भी। पारिक जी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार के अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं पीएच पारिक से अनुरोध करूंगी कि वो अपना संबोधन दें। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा और पीएच पारिक के बीच एक गहरा संबंध भी है और बहुत ही प्यारा। उस संबंध को याद करते हुए शायद आज पीएच पारिक और कहीं ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। तो पीएच पारिक साहब का जो अनुभव रहा है जस्टिस इंदु मल्होत्रा के कामकाज के प्रति और जहां उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन जिसके बारे में जितना भी वो कुछ जानते हैं और उससे जो उन्होंने देखा है उसको ज़रूर हमारे साथ साझा करें। On behalf of members of the Confederation of Indian Bar and on my own behalf, let me express that all members of the bar will very much miss Honorable Justice Indu Malhotra on her retirement on 13th March 2021. She was a Delhi University lecturer in the morning and a law student in the evening. Such a hard-working and dedicated Honorable Justice Indu Malhotra's father, Prakash Malhotra, was an eminent senior advocate in the Supreme Court. He had an excellent command over labor laws. It is evident that she has taken after her father's brilliant legal mind and created a legacy of her own. She has inspired many and has paved the way for greater representation of women in judiciary. Justice Indu Malhotra started her practice in 1983 after earning a law degree from the Faculty of Law, Delhi University. She enrolled the Bar Council of Delhi in 1983, where she started her practice directly in the Supreme Court. Her brilliance was reflected in her Advocate on Record examination, which is conducted by Supreme Court of India, in which she secured the first position, for which she was awarded the Mukesh Goswami Memorial Prize. Honorable Justice Leela Seth was the first woman to be appointed as a senior advocate in the Supreme Court in 1977. Thereafter, Justice Indu Malhotra became the second woman to be designated as a senior advocate by the Supreme Court in the year 2007. Since 1950, only 8 judges have been directly appointed from the bar to the Supreme Court, and Honorable Justice Indu Malhotra has been the only female judge to be directly appointed from the bar to the Supreme Court bench. She has done a lot of work in the field of law of arbitration, both domestic as well as international commercial arbitration. In December 2016, Justice Indu Malhotra was made a member of the high-level committee in the Ministry of Law and Justice to review institutionalization of the arbitration and mechanism in India.
In addition to being a brilliant lawyer and a phenomenal judge, Justice Indu Malhotra's numerable achievements include authoring multiple editions of the Law and Practice of Arbitration and Conciliation, as well as commentary on the Law of Arbitration, 4th edition in 2020. Throughout her tenure as a Supreme Court judge, Justice Indu Malhotra has given several seminal judgments with her expertise and dedication, which have helped in changing the public perception and outlook with advancing times. She has maintained a bold stand with her opinions while delivering judgments. She has never been one to be swayed by varying opinions. Justice Malhotra has made the mark as a judge who has been a stickler for principles of law. In September 2018, when the Supreme Court by 4-1 verdict of Sabarimala Temple became open to women of all age, Honorable Justice Malhotra dissented with her 4 male colleagues. Rationality cannot be used to judge faith, she said in her judgment. The bar greatly appreciates Honorable Justice Indu Malhotra's conduct as a judge, as she was both a speaking judge as well as a listening judge. All the members of the bar will miss Honorable Justice Indu Malhotra. Judges pass a plethora of judgments throughout their tenures, but it is on the day of their retirement when the bar passes a judgment on them. And in this case, the verdict of the bar is to give Honorable Justice Indu Malhotra 100 out of 100 for her invaluable contributions to not only the legal fraternity but also India's judiciary. There was a function organized by the Supreme Court Bar Association and in the Supreme Court premises, and the large number of members of the bar and the judges were present in this function. The fact that there were no place for even lawyers to stand after all chairs were filled up, they could not even, there was no space even for them to stand, and that is the verdict of the bar. The large number of people came, lawyers came, and the speeches which were made, Solicitor General Mr. Tushar Mehta gave the speech, and the speech given by Justice Rohington, who presided over the function, was excellent, and what Justice Rohington Nariman said, it was absolutely true, and he is one judge who knows, and he speaks the truth and nothing but the truth. And when he gave 100% marks out of 100% to Indu Malhotra, that nobody can expect anything more than that. We wish all the best to Justice Indu Malhotra for all the work, because she is needed by the country, she is needed by the judiciary as well as by the legal professions, and we wish her all the best. तो एक चीज़ स्पष्ट हो रही है, जैसा कि हमने अभी पीएच पारिक को सुना, कि चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह से जस्टिस इंदु मल्होत्रा को किसी भी कोण से जानता हो, उनके लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा प्रेरणा स्रोत ज़रूर रही हैं. जिसको कहा जाए, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का पूरा व्यक्तित्व, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि इतना आकर्षक, इतना मोहक है, और उनकी कार्य क्षमता इतनी ज़्यादा परिपक्व है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनसे प्रभावित न हो सके. इसी वजह से जस्टिस इंदु मल्होत्रा के विदाई समारोह को जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण में आयोजित किया गया, तो इस विदाई समारोह के आयोजन पर तमाम बार के सदस्यों के अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन ने भी शिरकत की. और इस मौके पर तुषार मेहता ने विदाई समारोह में ये सबसे पहले कहा कि उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा को एक शक्तिशाली वकील, एक प्रतिभाशाली न्यायाधीश और एक अच्छी महिला और साथ ही एक महान इंसान के रूप में जाना है. तुषार मेहता ने यह स्पष्ट किया कि वे जस्टिस इंदु मल्होत्रा से शुरू से ही बेहद प्रभावित रहे हैं. वे सख्त थीं लेकिन कभी अशिष्ट नहीं रहीं. उन्हें कानून का ज्ञान है, लेकिन इसका घमंड उन्हें कभी नहीं रहा.
अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने अपनी बच्चों सी मासूमियत बरकरार रखी है और उनके मासूम मुस्कान की तो कोई कीमत ही नहीं। तुषार मेहता ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा के करियर पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि उनके फैसले कानून के विकास में हमेशा मददगार साबित हुए हैं और उनका न्यायपालिका और न्यायिक प्रशासन में अहम योगदान रहा है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने ऐतिहासिक फैसले से लोगों की जिंदगियों को बेहद प्रभावित किया है। तुषार मेहता को सुनते हैं। Today we have gathered to commemorate two lives, a very long and illustrious career of a brilliant, energetic lawyer, and not so long, but an equally eventful and impactful judicial career of Justice Indu Malhotra. As Mr. Rai said, a judge delivers judgment throughout his or her judicial career, but the bar delivers its verdict when the judge retires. And ma'am, this presence is an unanimous verdict that your ladyship was respected, loved, and will be missed. Friends, when we describe a human being, we generally fall into three categories. A good person, an extremely good person, can be described in 3 or 4 phrases. An extremely bad person can be described in one word, and all of us know that word. The word can be different, but there is always one word. And a very mediocre person needs introduction which runs into few paragraphs or few pages. When I think of Her Ladyship, Justice Malhotra, I think of only 3 or 4 phrases. I have seen her as an energetic lawyer, a brilliant judge, a graceful lady, and a great human being. These qualities we will find in many, but will rarely find in one individual. Though it is customary to praise someone who is retiring in a farewell speech, but today whatever would come out from all of us would be from our heart. And I must say that she was one judge who knew how to be firm without being rude. She knew how to be decisive without being arrogant. She had a brilliant academic career, a brilliant career as a counsel, and a brilliant career as a judge. She knew her law, but that weight never reflected either in her behavior or on her face. This is one of the rare qualities of one of the few judges which we were fortunate enough to have. There is one more aspect of the personality of Justice Malhotra. Friends, as the age passes, we acquire experience, we acquire some bad memories, some good memories, and everything eventually reflects on our face. There are very few lucky individuals who can still maintain a childlike innocence and a childlike smile on the face, and she is the one. There are very few individuals which I have come across. We had judges, great judges, good judges, judges whom we were fond of, we are fond of. Justice Malhotra did not just walk through the traded path. She did not interpret the law only. She helped in evolution of law. She contributed in the evolution of law, and that is what matters. Her not so long judicial career would leave a very long-lasting imprint on the judiciary and the system of administration of justice, because she has been
a part of several path-breaking judgments which would leave a long-lasting imprint in the lives of the human beings, including but not only lawyers. Ma'am, you are retiring from judgeship. You will be leaving us from this campus, but you are not leaving us. You will be with us, and I can say on behalf of each one of us, in your ladyship's post-judicial career, if any requirement is there, if we can be of any assistance, each one of us is just a phone call away. You can depend upon your bar. We are your bar. We have always loved you, we have always respected you, and we will always miss you in this campus. We have given her many occasions, we as lawyers, to be unpleasant with her, but she has refused to take that bet. Ma'am, we promise you, we would continue to exercise our discretion, we would continue to exercise our privilege, and please continue not to be unpleasant as you have always been. We would miss that smiling face, that brilliant academic bent of mind, and we will miss one of those few judges who would feel bad even while dismissing a matter with no merits. Ma'am, on behalf of the Government of India, on behalf of our beloved Honorable Attorney General for India, and on my behalf, I wish a very healthy and very satisfying new career ahead, and may God always be by your side in all your efforts. Thank you very much. इसी कार्यक्रम में जस्टिस नरीमन भी मौजूद रहे। उन्होंने विदाई समारोह में जस्टिस इंदु मल्होत्रा को बेहद आत्मीयता से प्यारी इंदु कहकर संबोधित किया। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि उनके जैसे न्यायमूर्ति बार से पीठ के लिए सीधे नियुक्त हुई या डायरेक्ट अपॉइंटी थी, वैसे ही वे भी डायरेक्ट अपॉइंटी रहे हैं। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि उन्हें जस्टिस मल्होत्रा के एक वकील, वरिष्ठ वकील और एक न्यायाधीश के रूप में तमाम यादगार अनुभव हैं। सच पूछा जाए तो जस्टिस नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा का पूरा जीवन, खासकर कार्य से संबंधित जीवन एक साथ ही लगभग गुजरा और दोनों ने ही एक दूसरे को बेहद करीब से देखा है। उन्हें कानूनों के साथ साथ मध्यस्थता कानूनों में भी महारत हासिल की। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी लिखी पुस्तक बहुत ही अच्छी है। जस्टिस नरीमन ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें जस्टिस इंदु मल्होत्रा के फैसलों को पढ़ने से संतुष्टि मिलती है। पेश है समारोह के वे अंश जब जस्टिस नरीमन भावुक हुए बिना नहीं रह सके। My dear Indu, I shall only address you as such. My dear brethren, Mr. Tushar Mehta, Learned Solicitor General, Mr. Vikas Singh, Honorable President, Mr. Prashad, Honorary Secretary, the Honorable Vice President, and other members of the SCBA, ladies and gentlemen. You have just heard about how Indu can walk with kings but not lose the common touch. It is obvious that fate today has decreed that I stand here before you. There is something in the stars which has made one direct appointee appreciate another. It is interesting to note that the direct appointees to this court, and by the way, I am the fifth and I have just ascertained that Indu is the eighth, have had a very interesting career. Justice Sikri was the first direct appointee to this court. Now thereby hangs a tale, because the first Justice Venkatrama Iyer, not to be confused with Justice Venkatramaiah who came later, was appointed before Justice Sikri. And though he was appointed having been a High Court judge, he was a High Court judge for only 3 years. The Constitution requires a minimum of 5 years for a High Court judge to be appointed here.
So it is questionable as to whether he was actually the first ever direct appointee. And if he was, then our numbers change and I become 6 and she becomes 9. Equally, the very first bench on which I sat was a constitution bench. You remember, I sat with Chief Justice Lodha. And the very first judgment I delivered was Muhammad Arif, which again was speaking for 5 honorable judges. So somehow or the other, the number 5 has something to do with me. I hope the first Justice Venkat Rama Iyer does not happen to be the first direct appointee. Otherwise, he disturbs this paradigm. Indu, as you know, is not only the 8th direct appointee, but another great thing, she is the 7th lady to have been appointed to this court. She has graced this court like no other. She is outstanding. She has sat with me. I have had the pleasure of interacting with her as counsel, as senior counsel, then as judge of this court. I have the great pleasure of reading her judgments, including one just delivered on Wednesday, which I am going to use in some judgment which I have yet to deliver. She is a master of arbitration law, apart from being a master of many other laws. And her book is an absolute delight. The latest edition is an outstanding work by by international standards. And I have no doubt whatsoever that this is only one small phase of her life which is now over. There is a huge amount yet to come. We are going to see a lot more of you, Indu. And we are going to see a lot more in terms of achievement as well. I have not the slightest doubt. I wish you well. I wish your beloved family extremely well. I am very close to, I might disclose one of your debuts, Vikas, who I have great regard for. And I can only end by saying that we hope that you are as fruitful in your next phase as you have been in this. Thank you all very much. ये सारी बातें उस महिला की हैं जो कद से तो छोटी है लेकिन जिसके फैसले बहुत बड़े हैं, जो मुस्कुराती है, जो लोगों के दिलों में उतर जाती है, लेकिन उसके फैसले के हर एक शब्द आने वाले भविष्य के लिए एक इशारा हैं। तो आज हम अपने मुख्य अतिथि जस्टिस इंदु मल्होत्रा से अब मुखातिब होते हैं। करीब 3 साल की सेवा के बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा 13 मार्च को रिटायर हुई हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने करियर में बेहद ही ऊंचे पैमाने स्थापित किए, जैसा कि हमने आपको बार बार दिखाया, और उन तमाम पैमानों पर वो खरी उतरी हैं। वैचारिक स्वतंत्रता की आप हमेशा मिसाल रही हैं। कई बार अहम फैसलों में बेंच में अपनी अलग और अहम रुख उन्होंने रखा। रिटायरमेंट के वक्त जब आपने अपने करियर का अवलोकन किया, तब पाया कि शीर्ष अदालत द्वारा सहमति से समलैंगिक सेक्स को अपराध की श्रेणी से हटाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण था उनके लिए, क्योंकि उस वक्त अदालत कक्ष में भावनाओं का ज्वार बह चला था। आपका ये मानना रहा है कि एक वकील के तौर पर कोर्ट में पेशेवर आचरण के उच्च स्तर को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अपनी वेशभूषा के साथ ये भी सुनिश्चित करना होता है कि आप समय के पाबंद हों। नए जमात के वकीलों को जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नसीहतें याद रखनी चाहिए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा महज वर्तमान की एक जस्टिस नहीं है, महज ऐतिहासिक कदम की गवाह नहीं हैं, बल्कि वो भविष्य का एक ऐसा इशारा है, एक ऐसी राह है जिस पर यदि कोई भी चले तो सफलता के उस मकाम तक पहुंच सकता है और न्यायपालिका के भलाई के लिए अपना योगदान दे सकता है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को अब हम सुनेंगे, उनके विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। Mr. Praveen Parekh, President, Confederation of the Indian Bar, and my esteemed senior, Mr. Ravindra Srivastav, Vice President, Mr. Pradeep Rai, Vice President, ladies and gentlemen. I am privileged to be invited to address the members of the Confederation of the Indian Bar. I have been a member of the Supreme Court Bar Association for a period of almost 36 years before my elevation to the Supreme Court. I started my practice in 1983 in the chambers of Mr. Praveen Parekh,
which was a great beginning for me. From day one, Mr. Parekh threw us into the deep end, and at 10:30 a.m., I used to have a bunch of matters where I was asked to mention it before the Court of the Chief Justice for urgent listing. This really helped take the butterflies out of my stomach. Slowly, he gave me an opportunity to argue small matters, and on one occasion, he sat by my side in the Court of the Chief Justice of India when I addressed the court and was able to obtain an order from the court. I worked under his guidance for a period of almost 3.5 years, after which I started my independent practice. Mr. Parekh's discipline and mentorship shaped my formative years, and he inculcated the importance of developing a good work ethic. In fact, I say with some pride that Mr. Parekh has been responsible for training juniors, and not today, in fact, I have now demitted office, but there have been 3 judges who have trained in his chambers and have been elevated to the Supreme Court, being Justice Lalit, myself, and Justice Sanjeev Khanna. Lawyers have been the front runners in society. They played a crucial role during the freedom struggle, like Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, and others. The drafting committee of the Constituent Assembly, comprised of 8 members, Dr. B.R. Ambedkar, Alladi Krishna Swami Iyer, K. M. Munshi, Govind Ballabh Pant, Devi Prasad Khaitan, Sir Syed Muhammad Sadullah, Mr. N. Gopalaswamy Iyengar, and Mr. B. L. Mittal. All these members had a legal background. The father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar, was the first law minister of our country. Keeping in mind that the members of the drafting committee were lawyers, he described our constitution in the following words. The Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of law, and its spirit is always the spirit of age. Lawyers play a crucial role in steering the justice dispensation system. I want to quote Justice Spiegelman, Judge of the Supreme Court of Australia, who remarked, "Lawyers perform a critical role in the promotion of social order by the administration of the law in a manner which answers the fundamental requirements of justice, namely, fair outcomes arrived by fair procedures." Lawyers constitute the educated intelligentsia in society and not only represent the interest of their clients, they are officers of the court, they take up causes of public interest and contribute to the development of the jurisprudence of the country. There are many lawyers who have been agents of change and had filed PILs before the court, which has helped society at large and furthered the administration of justice. For instance, the pioneer of jurisprudence in environment law was Mr. M.C. Mehta, a member of the bar who paved the way for evolution of many legal principles. Some of the cases which he had filed in the Supreme Court was the Taj Trapezium case, where the emission of sulfur dioxide by about almost 300 factories in the vicinity was having a serious deleterious impact on the monument. The Supreme Court framed guidelines and ensured that this impact would be reduced. Another PIL which he had filed was with respect to the pollution of River Ganga by the leather tanneries in Kanpur. There were a large number of tanneries which were the effluent of which was being pushed into the river, and the court was moved to issue directions so that this would stop in the future. The bar has also taken up issues where the safety of other lawyers
is at stake. For instance, in 1994, there was unrest in the precincts of the Allahabad High Court due to a bandh which had been called by some of the political parties at that time. The members of the Bar Association resolved that they would work through the day and not observe bandh. A group of persons broke into the premises of the High Court and damaged the chambers of the Chief Justice. The mob then attacked the members of the bar and police officers had to open fire. The Supreme Court Bar Association filed a writ petition in the Supreme Court under Article 32 to initiate proceedings against the errant police officers and for payment of compensation to the injured. The court took immediate cognizance of the writ petition which had been filed and directed the concerned authorities to take appropriate steps to protect the members of the bar. And I will quote a part of the judgment when the Supreme Court said, "It is the highest duty of every governmental agency to guard and protect the judicial institutions from such attack on them. The great cherished values of the Constitution, the rule of law, human rights, and the dignity and all varieties of a civilized life will be eroded if such executive high-handedness is allowed to prevail." And I unquote. In 2013, two members of the Supreme Court Bar Association, Ms. Beenu Tamta and Vibhadat Makhija, who's now a senior lawyer, filed a writ petition before the Supreme Court for framing guidelines to give effect to the Vishakha judgment. The Supreme Court then constituted a 3-member committee comprising of Senior Mr. Fali Nariman, the then Attorney General of India, Mr. Ghulam Vahanvati, and I was a representative of the women lawyers practicing in the Supreme Court, and together we framed the guidelines which still are in existence and govern the issue of sexual harassment in the precincts of the Supreme Court. In 2018, a young lawyer, Nipun Saxena, moved the court for protection of the identity of victims of rape survivors. The court held that no person could print or publish the name of the victim or disclose any facts which would lead to the victim getting identified or making her identity known to the public at large. The court held that police officers should, as far as possible, use a pseudonym to describe the victim unless it is absolutely necessary to write down her identity. FIRs relating to rape or offences under POCSO shall not be put in the public domain and would not be furnished to any person under the RTI Act of 2005. The duty of a lawyer is to preserve the rule of law and further the administration of justice and enforcement of rights. An advocate must not suppress any material or evidence which is relevant for the fair determination of a case by the court. It is the duty of an advocate to represent the interest of his client to the best of his ability and must not engage in any conduct which would bring disorder or disruption in the administration of justice. Lawyers as front runners in society do offer pro bono work, provide legal aid to the voiceless members of society. The courts routinely appoint good lawyers as amicus curiae to represent litigants who are unable to articulate their grievances and obtain redressal from the court. During my tenure, I had several opportunities to appoint amicus curiae to represent parties in person before the court. In life sentence and death sentence cases, we found that often the convicts were being represented by non-senior lawyers. When I was sitting with my brother Justice Lalit,
we passed a judgment in the case of Anokhi Lal versus State of Madhya Pradesh, wherein we directed that in all cases of life sentence or death sentence, the advocate must have a minimum of 10 years practice at the bar and should be appointed as amicus to represent the accused. In matters of confirmation of death sentences, it must be a senior advocate who represents the party, the convict who had appealed to the Supreme Court. COVID-19 has thrown up serious challenges for the bar and for the bench. It has brought about a major transformation in the functioning of the courts in India and world over. Courts are compelled to function on a virtual platform so that the access to justice continues to remain available to the common man. Each court has published its standard operating procedures for e-filings, mentioning and hearing of urgent matters through video conferencing. Junior members have suffered a lot since they did not have access to high-speed internet connections, computers and various other infrastructural requirements for a virtual hearing. Even though the Supreme Court and High Courts were conducting virtual hearings, it took a much longer time for the trial courts to adapt to virtual hearings. I am happy to find that the Bar Council, the Bar Associations, individual lawyers came forward to help the junior members of the bar on account of the financial difficulties they were faced with. The Bar Council of Delhi disbursed, I'm told, an amount of 8 crores to approximately 16,000 advocates in the wake of difficulties faced during the lockdown. The Gujarat Bar Council disbursed 5.5 crore to 11,000 lawyers, and similar funds were created by the Bar Councils of Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh and Sikkim. In fact, whenever a natural calamity has occurred in the country, senior lawyers of the SCBA have generously contributed a substantial amount of their income to help the affected parties. However, one-time contributions are not enough to help the junior members of the bar who require support in their initial years. I was very happy to hear from the SCBA president, who told me that they were intending to come out with a stamp for the as a welfare measure for lawyers, a 100 rupee stamp which would have to be affixed on every wakalatnama for a matter filed in the Supreme Court, which would provide a recurring source of revenue to build a corpus to help the members of the bar. A recent trend, which has however been gaining currency of late, is at times a personal onslaught against judges. Fair criticism of judgments is undoubtedly an important aspect of the justice dispensation system. In fact, there have been occasions where there has been fair criticism of a judgment and the court has been quick to respond. From my personal experience, I would like to mention 2 instances. One was in a case titled as Birla Institute of Technology versus State of Jharkhand, wherein there was a judgment which was delivered by my brother and myself pertaining to payment of gratuity to teachers in a premier technical education institute. After the judgment was delivered, the same evening there was a case comment on Live Law, wherein it was said that the judgment was per incuriam,
because we had not taken note of a 2009 amendment which had been brought into force with retrospective effect. As soon as I read that piece on live law, I immediately called up my brother judge, who was swift in moving. He posted the matter suo motu the next morning, stayed the operation of the judgment, and posted it for a review hearing. After hearing the parties and taking note of the retrospective amendment, the entire result of the case changed. So fair criticism, positive criticism is very constructive, and we always welcome it. Recently, in another judgment delivered by Justice Ashok Bhushan and myself, we discussed the ramifications of Article 137 of the Constitution, which is our review jurisdiction, which is conferred by the Constitution of India. We commented that the basic philosophy which is inherent in granting the power to the Supreme Court to review its judgment under Article 137 is the universal acceptance of human fallibility. We may be discharging a divine function, which is dispensation of justice, but that doesn't mean that we are infallible. We are fallible, we have our limitations, and if an error is brought to our attention, we will always be quick to respond. Criticism should be constructive and not personal. One must protect the institution rather than undermine it. Thank you. जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुनना हमेशा से एक ऐसे अनुभव से गुजरना होता है जहां हर एक शब्द आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी समापन टिप्पणियों के लिए सभी का धन्यवाद। सभी विशिष्ट अतिथियों को इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और माननीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा के सम्मान में आप सभी के संबोधन के लिए बेहद शुक्रिया। जैसा कि हमारे मेहमानों ने ये भी कहा कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा के इस विदाई के वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद जजों के रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 70 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा जैसे जज को विदा करना अपने आप में एक बेहद भारी फैसला होगा। और कुछ दिन और शायद वो रहती, कुछ साल और वो रहती तो न्यायपालिका का और कुछ भला ही होता। वैसे भी कहा जाता है कि यूँ तो हमारी न्यायपालिका में एक महिला के तौर पर इस बात का एहसास मुझे बहुत होता है कि महिलाएं बहुत कम हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास रौनकें जितनी भी हैं यहाँ पर औरतों के दम से हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा एक महिला के तौर पर भी शायद न्यायपालिका में कुछ इसी हक से रहीं, कुछ इसी अंदाज से रहीं कि जब तक वो रही हैं तब तक न्यायपालिका की जो ये पूरी हमारी जो दुनिया है, जो हमारे तमाम न्यायाधीश हैं जो इसके परचम को बहुत ऊंचा रखते हैं, उस परचम को लहराने में, उस परचम को और अधिक ऊंचा करने में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने भी अपना योगदान दिया है। और हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा से प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे ही न्याय क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ेंगी और अपना प्रतिनिधित्व उन्हें अपना नायिका मानते हुए करेंगी। महिला सीनियर एडवोकेट बनने वाली आप दूसरी महिला रही हैं। जस्टिस मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 7वीं महिला न्यायाधीश हैं। ऐसे में उनका मानना है कि जब अधिक से अधिक महिलाएं वकालत करेंगी और उन्हें अधिक उनकी क्षमता के आधार पर जब न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया जाएगा, तब पीठ में महिलाओं का न्यायपालिका में ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा और तब शायद न्यायपालिका का एक अलग ही रंग हमें देखने को मिलेगा, जहां पर मानवता भी होगी, फैसले भी होंगे और साथ ही पूरे जिसको कहा जाए इंसानियत को बचाने की जो कोशिश हमारी न्यायपालिका हमेशा करती आई है, उस कोशिश को और ज़्यादा बल मिलेगा। और यही बात जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपनी ज़िंदगी में सिद्ध करके दिखाया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा का ये विश्वास है कि जब बेंच में लैंगिक विविधता होती है तो समाज को काफ़ी फ़ायदा होता है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा के लिए बार और बेंच के सदस्यों के दिल में हमेशा
सम्मान का स्थान रहेगा। हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद के जीवन के लिए सफलता और स्वास्थ्य की कामना करते हैं और मीडिया की ओर से भी उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जब भी कोई फैसला दिया तो कुछ इस अंदाज में दिया कि उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ही संजीदगी के साथ की गई और इस बात का उन्होंने ध्यान रखा और मीडिया के ताकत को भी वो समझती हैं। इस वजह से भी उन्होंने कभी भी कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर बिल्कुल यूं ही ऑब्जर्वेशन देने से मनाही रखी और कोताही की उसमें और फैसले को उन्होंने बहुत मजबूत रखा और इसी वजह से मीडिया कभी भी उनके फैसलों को लेकर बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश नहीं कर पाई और जो उन्होंने कहा वो साफ और संजीदगी के साथ कहा। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को आने वाले दिनों में भी हम कुछ यूं ही देखेंगे और इस पूरी जो व्यवस्था है हमारी न्यायपालिका की, इसकी भलाई में वो रत हमेशा रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। आप सबों का धन्यवाद। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को बेहद शुभकामनाएं। धन्यवाद।